हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एंशिएंट इंडिया के होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एनटी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी नेट सेट जो भी एग्जाम है आपका, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा 10 से 12 ऐसे टॉपिक एनसीईआरटी इंडियन हिस्ट्री के जहां से पूरे क्वेश्चन सेट होते हैं। आपको इनके अलावा कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं टॉपिक को अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपके उस पोर्शन एनसीईआरटी इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन से 80% मार्क्स कोई रोक नहीं सकता। तो इनमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टोन एज। स्टोन एज को आप इतने अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम अगर स्टोन एज को गायब कर देते हैं, क्योंकि स्टोन एज बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आता, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टोन एज को वहीं से स्टार्ट भी होता है हिस्ट्री का। जब हमें स्टार्टिंग समझ में नहीं आएगी तो हमारा एंड कहाँ होगा ना, कहते हैं ना, गुड स्टार्ट हाफ डन। अगर हम स्टोन एज सही कर लेंगे तो हमारी आगे की एज भी समझ में आएगी, क्योंकि हिस्ट्री में एक कंटिन्यूएशन समझ में आना आता है। ऐसे अगर हमारा कहीं से गायब हो जाता है तो कुछ याद नहीं, हमें रहेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमने बताया कि स्टोन एज है। स्टोन एज में आपको दो चीज़ें, सबसे मेन चीज़ें याद करनी है। वो है जो आर्टिफैक्ट्स, कहाँ से कौन सा आर्टिफैक्ट्स मिला है, कहाँ से कौन सा मनुष्य मिला है, उसके बाद कौन से टूल्स कहाँ से मिले हैं, गर्द चूल्हे कहाँ से मिले हैं, झोपड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, कौन सा केंद्र किस स्टेट में है, कौन सा केंद्र किस पीरियड से संबंध रखता है। जैसे न्यूलिथिक एज में कौन से सेंटर थे, पैलियोलिथिक में उसमें कौन से थे, लोअर पैलियोलिथिक में कौन से थे, मेसोलिथिक जो एज थी उसमें कौन से थे, उनको सारा आपको सेंटर और कहाँ से क्या मिला आपको इसमें मेनली आपको समझ के चलना है। इसके बाद हमारा जो सेकंड जो टॉपिक आता है वो है इंडस वैली। इंडस वैली को एवरीवन जानता है कि कोई भी हिस्ट्री का पेपर हो वहाँ इंडस वैली से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। फ्रेंड्स, इंडस वैली का सबसे क्वेश्चन इंडस वैली में भी क्या आते हैं। एक तो जो स्थान है, कौन सा किस स्टेट में है, कौन से स्थान की क्या विशेषता है, कहाँ से अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, कहाँ से ड्रेनेज सिस्टम मिला है, कहाँ से जो कौन से समाधान के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से या नागार मिला है, कहाँ से कौन सी मोहर मिली है, कौन सा जो स्टेट है, कौन सा सेंटर किस नदी पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंडस वैली से पूछे जाते हैं। आजकल कुछ कहते हैं ना, उनके जो कल्चर और उनकी लिपि, उनका जो आर्किटेक्चर टाइप है, ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा हुआ इंडस वैली। इंडस वैली के बाद हमारा जो मूव करेंगे वो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक एज। वैदिक एज है जो उसमें हम 1500 से लेकर 600 बीसी तक पढ़ते हैं, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। वैदिक एज का जो क्वेश्चन आएगा आपके ऊपर वो स्टार्टिंग हम वैदिक एज में जो इसकी नदियां हैं कि कौन सी नदी। एक तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओल्ड नेम और जो आज के जो आधुनिक नाम हैं वो, जैसे स्तुद्री है, सतलज है ना, तो ऐसे नाम हैं। सदानीरा है जो गंडक है ना, तो कुंभा है, कुर्रम है। तो इस तरह के जो प्राचीन नाम हैं जो ऋग्वेद में दिए गए हैं, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिए गए हैं नदी सूक्त में, वो नाम कौन से पहले थे कौन से आज हैं, अफगानिस्तान की नदियाँ इनमें से कौन सी थी। ठीक है। उसके बाद इनका सामाजिक इनके देवताओं के ऊपर, ठीक है, किसका जिक्र कितनी बार है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि वैदिक एज में हमें इसका सबसे पहले पॉलिटिकल, उसके बाद उनका सोशल, इकोनॉमिकली और रिलीजियस, ये चारों के चार पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस रखना है वो किस पर रखना है, वो रखना है इनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे। कौन से देवता आकाश के हैं, कौन से पृथ्वी के देवता हैं, तो किस कौन सा यज्ञ कैसे किया जाता था, उपनिषदों के बारे में अब की बार भी क्वेश्चन आया था। तो पॉलिटिकल संस्थाओं में 3 संस्थाएं हैं, सभा, समिति और विदत। तो इसको पूरा डिटेल में, ये जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, इनमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि इसका एक पोर्शन हमने छोड़ दिया था। इसके बाद हम जब वैदिक एज कर लेंगे, वैदिक एज के चारों पोर्शन हम करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है महाजन पद। महाजन पद में
क्या है। महाजनपद में 16 महाजनपद हैं, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, इनमें इनके जिक्र दिए गए हैं। इनका कैपिटल, इन कौन सी नदी किस महाजनपद की सीमाएं तय करती थी, कौन से महाजनपद से किसने, जैसे मगध है, कब मगध के किस शासक ने किस महाजनपद पर अधिकार किया, उनके प्रमुख कुछ शासकों के नाम का जिक्र हमें जो मिलता है महाजनपदों के, वो आपको याद रखना है। सबका कैपिटल आपको याद होना चाहिए, सबका लोकेशन। इसमें गंगा घाटी में 10 महाजनपद हैं, साउथ में असमक एकमात्र महाजनपद है। कितने महाजनपद गणतंत्र थे, गणतंत्र में 2 महाजनपद हैं, मल और जो वजी हैं, ठीक है। उनके उसके बाद बाकी के सारे राजतंत्र थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसका जो महाजनपद का हमें जो मेन याद करना है वो है इसका पॉलिटिकल, राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम इसमें ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और इसमें मगध जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, मगध को ज़्यादा फोकस में इसमें किया जाता है, ठीक है। मगध से ज़्यादा ही क्वेश्चन, और मगध के अलावा मगध और वजी जो है वैशाली के जो, इनका आपस में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मलों का क्वेश्चन भी कई बार आया है, तो ये आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से हमेशा रहती है। अब जब हम इसको पास करते हैं, मगध हमारे पास आता है, मगध के बाद हमारे पास सीधे हम मौर्य पे आते हैं। मौर्य मौर्य काल एक ऐसा काल है, आपको पता ही है कि मगध के उत्थान में हमें पढ़ना है, सबको पढ़ना है। मगध के उत्थान में नंदों तक, नंदों के बाद मौर्य आते हैं। तो मौर्य जब हमारे मौर्य काल में, हम मौर्य में हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है वो सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य पे रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य से सीधा पास करके हमने कहाँ पर करना है, अशोक पे। अशोक के शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख सबको ही याद करना है। अशोक हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, हर जगह क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके इसके शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख जितना भी है, किस शिलालेख में, किस गुहालेख में, किस अभिलेख में क्या कहा गया है, वो आपको याद पूरा रखना है। ए टू जेड अशोक आपको पूरा याद होना चाहिए। मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल में हम मुख्य जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें हम शुंग पढ़ते हैं, ठीक है। शुंगों के बाद हम कणव में कुछ है नहीं, शुंग में कुछ है। शुंग का कल्चरल जो कंट्रीब्यूशन है वो है। उसके बाद सातवान और शुंगों को आप जो मौर्योत्तर काल है उसमें सातवान, शुंग और मौर्योत्तर काल की जो कला है उसको जरूर पढ़ें। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधा आते हैं कुषाणों पे, ठीक है। इसमें 3 मौर्योत्तर काल में आपको जो सब पढ़ना है, शुंग, सातवान और हमारे उसके बाद कुषाण काल, ये हमारा मेन है मौर्योत्तर काल से, इनको आपको पढ़ना है। इसके साथ अगला हमारा जो टॉपिक आता है ईस्वी में, हमारे पास जो सबसे बेस्ट टॉपिक है, हम अभी नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया में भी जाएंगे हम। इसमें हमारा जो टॉपिक आता है उसके बाद आता है गुप्ता एज है, कुषाणों के सामंत थे गुप्ता का भी ईच एंड एवरी पॉइंट आपको याद करना है, लेकिन 2-3 शासक इसके मुख्यतः याद रखने हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। इनका क्वेश्चन हर बार आता है। गुप्तों की कल्चर आपको याद रखनी है, गुप्तों का आर्थिक आपको याद रखना, ज़्यादातर पॉलिटिकल भी याद रखना है लेकिन ज़्यादा कल्चर पे और आर्थिक पे आपको ध्यान देना है। ये मौर्य का भी यही है, मौर्यों का कल्चर आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। गुप्ता आपको डिटेल में याद होना चाहिए। उसके बाद नॉर्थ इंडिया का एक चैप्टर और बचता है, हर्षवर्धन है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा स्मॉल सा चैप्टर है, आराम से आप याद कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया के। साउथ इंडिया में सबसे पहले अगर हम बीसी में आके बात करेंगे तो हमें संगम एज पढ़ना है। संगम एज का सारा लिटरेचर आपको याद होना चाहिए कि इसमें शिल्पाधिकारी में क्या कहा गया है, कितने महाकाव्य हैं, जो संगम हुए किसके द्वारा कौन सा संगम करवाया गया, ठीक है। पूरा संगम एज का पूरा लिटरेचर, उनकी डायनेस्टी, आपको 3 की 3 डायनेस्टी हैं वो पूरा याद होना चाहिए। पूरा लिटरेचर संगम का आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जब हम ईस्वी में आते हैं तो ईस्वी में हमें जो साउथ में करना है, साउथ में हमें बादामी के चालुक्य करने हैं, बादामी के चालुक्य, ठीक है। उसके बाद हमें राष्ट्रकूट करने हैं, राष्ट्रकूट के साथ साथ हमें पल्लव करने हैं और हमें चोल करने हैं। बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, ये हमारे साउथ के हैं। साउथ में इन 4 के 4 का आप इनका कल्चर पे मेन फोकस रखेंगे, इनके पॉलिटिकल भी आप याद करेंगे। ये कह लें कि ये 4 की 4 डायनेस्टी आपको साउथ इंडिया से फुल पॉइंट आपके
टिप पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि थोड़ा ईच एक कुछ छोड़ देते हैं, कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद अब हमारा एक कहाँ तक हो गए हम, लगभग एक कहते हैं ना अर्ली मिडिवल फेज में है। उसके बाद एंशिएंट में हम पढ़ते हैं तो राजपूता काल के पॉलिटिकल आपको पढ़ना है। राजपूत काल का जो है हमारे पास वो पॉलिटिकल सिस्टम आपको याद रखना है। वो भी कुछ ज़्यादा वो हमें नहीं लेके चलना, लेकिन पॉलिटिकल के कुछ शासक उनके याद रखने हैं, उनके कुछ आपस में संधियाँ या युद्ध आपको याद रखना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन हमने जो टॉपिक बताए हम फिर रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आप स्टोन एज पढ़ेंगे, इंडस वैली पढ़ेंगे, वैदिक एज पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य पढ़ेंगे, सुंग, सातवाहन, कुषाण पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसके बाद गुप्ता पढ़ेंगे, गुप्ता के बाद हर्षवर्धन पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बाद आप क्या पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बाद आप पढ़ेंगे संगम एज, और संगम एज के साथ साथ आपको बादामी के चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोल शासक आप पढ़ेंगे। और हाँ, पूर्व जो भारत है, पूर्वी भारत है, उससे हमें दो ही डायनेस्टी हैं वहाँ पर, पाल और उसके बाद हमारा क्या है वो सेन डायनेस्टी है। ठीक है, ये दो डायनेस्टी बंगाल की हम पढ़ेंगे, और इसमें बीच में थोड़ा कन्नौज संघर्ष आता है, वो भी आप करके पढ़ेंगे। तो ये था। तो फ्रेंड्स साथ साथ में आपको ये भी बता दूं, ये जो आप सारे ही टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, ये केसी श्रीवास्तव की बुक है, उससे आप कवर कर सकते हैं। दूसरी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ हिस्ट्री आती है यहाँ से निकले, इससे बाहर निकलेगा ऐसा नहीं हो सकता। हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं, क्या करना, हमें पता ही नहीं कि होता कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम एंशिएंट इंडिया सोच के बैठ जाते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हमें हिंदुस्तान घूमना है। अब हिंदुस्तान के हर गांव में थोड़ी जाएंगे, हिंदुस्तान घूमेंगे तो हम हिंदुस्तान की मेन सिटीज़ में जाएंगे, और उसके बाद हिंदुस्तान का एनालिसिस हमारे लिए निकल जाएगा। हम जान पाएंगे कि हिंदुस्तान कैसा है। तो यही हिस्ट्री के, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के वो टॉपिक हैं जिनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से मेरा मतलब ये है कि फिर उस टॉपिक का एक पॉइंट भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपका वहाँ से आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का ये उत्तर बनेगा, उसका आपके पास उसके पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिकली सब आपको पूरा पूरा याद होना चाहिए। और हाँ, इन सब टॉपिक का आपके पास नोट्स भी होना चाहिए। आपको सेल्फ नोट्स जरूर बनाना है, ये मैं ऑलवेज कहता रहता हूँ। जब तक आप इन टेलीग्राम के चक्कर में पड़े रहेंगे कि ये टेलीग्राम वाले आपको नोट्स दे देंगे, और कोई सर आपको बना के नोट्स दे, कोई सर आपको बना के नोट्स नहीं देने वाला है। आपको सेल्फ नोट्स खुद के ही बनाने हैं, कोई नहीं देगा। और किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जब तक बैसाखियों पे चलेंगे तब तक आप रेस का, क्योंकि लाइफ इज़ अ रेस, और इस रेस को जीतना है तो बैसाखियाँ फेंकनी पड़ेंगी। बैसाखियों को फेंक कर खुद तैयारी करो। एक बार आपको टाइम लगेगा, आपको ये लगता है कि यार मैं इतना टाइम इसमें क्यों दे रहा हूँ, वही और टाइम का आपको करना क्या है, पढ़ना ही तो है। कोई चीज़ आप एक बार इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। तो सेल्फ नोट साथ में बनाइए, और आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उसका सिलेबस निकालिए। उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनको टिक करिए कि मैं एंशिएंट से बस केवल यही टॉपिक पढ़ूंगा, और बिलीव कीजिए आप उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और फिर एग्ज़ाम में बैठिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आपको कोई इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से, फेल की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है, अच्छे मार्क्स लाने से भी आपको रोक नहीं सकता। तो फ्रेंड्स ये आज के लिए वीडियो था। अगला जो वीडियो होगा वो तब होगा जब इस वीडियो का 1000 व्यू कंप्लीट हो जाएगा, और वो आपको करना है। और अगले जो वीडियो में हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। चाहे आप एक दिन में इसके 1000 कर दो, तो हम कल ही उसका मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बना देंगे, और जब मेडिवल के 1000 हो जाएंगे उसके बाद हम मॉडर्न बना देंगे। तो ये होगा। और अब तीनों के जब 2000 हो जाएंगे, 2000, उसके बाद हम क्या कर देंगे, हम तो मिलियन भी नहीं कह रहे ना, उसके बाद हम ये जो मेन टॉपिक है, हर मेन टॉपिक पे कम से कम भी 30 मिनट की क्लास ज़रूर बनाएंगे हर टॉपिक पे, और 30 मिनट में उस टॉपिक का मेन क्रक्स आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।